हाँ जी बच्चों, बिल्कुल सही पढ़ा। आरंभ सीरीज आरंभ हो चुका है, आरंभ सीरीज का। तो सीए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम बात शुरू करने जा रहे हैं आपके आरंभ सीरीज की। इकोनॉमिक्स की बात करूंगा मैं बच्चों स्पेसिफिकली। आपका सब्जेक्ट है बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में एक थोड़ा सा मिथ है बच्चों को, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 11th-12th में तो पढ़ लिया है तो एग्जाम दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है ना। हाँ, बेस जरूर है बिल्कुल। फाउंडेशन का कोर्स, सीए का ओवरऑल कोर्स जो फाउंडेशन का है वो इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि बेसिक्स से लेकर आपको टॉप तक ले जाया जा रहा है। तो बेसिक में ही मत फंसो खाली। आपने बेसिक्स तो पढ़ लिए 11th-12th में, वो बेसिक्स रिपीट भी है यहाँ पर, डेफिनेटली रिपीट है। और एक और चीज़ क्या चेंज होगी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना। तो बेसिक्स आपने जो 11th-12th में पढ़े हैं, कहीं ना कहीं वो और डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे बच्चों को क्या टारगेट करना है, रैंक। तो बेटा रैंक टारगेट करना है अगर, तो रैंक के लिए आपको पूरा दोबारा से शुरू से एंड तक पूरा पढ़ना पड़ेगा। रैंक का एक ही फिलॉसफी है कि कुछ छोड़ो ही मत, शुरू से एंड तक सब कुछ कवर कर लो इन डेप्थ में। तो जब सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, तो रैंक कोई बड़ी चीज नहीं है ना बच्चों। तो चलो बेटा आरंभ करते हैं आरंभ सीरीज का। आरंभ है आरंभ सीरीज का। तो बेटा इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 का यूनिट 1, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ा है ना, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, लेकिन अभी तक माइंड में एक थॉट आता था पढ़ते समय कि इसका यूज कहाँ होता है। तो अब आपको पता लगेगा कि इकोनॉमिक्स को बिजनेस में कैसे यूज करा जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि बिजनेस में हम अपनी इकोनॉमिक्स को कैसे यूज करते हैं। जो भी रूल्स रेगुलेशंस एक्सेप्शंस एजम्पशन सारी आपने माइक्रो मैक्रो में पढ़ी हैं, वो सब आप बिजनेस में कैसे अप्लाई करते हो और कैसे वो हमारे आसपास की रेगुलर लाइफ में भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारा हम कहां देखेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरे ऑल टुगेदर पूरे सिलेबस में। तो फर्स्ट चैप्टर हम इंट्रोडक्शन से बात करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा व्हाट इज बिजनेस। सबसे पहले बिजनेस ही क्या है। अब क्योंकि फिर से याद दिला दूं ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो हर एक डिटेल आपको डेप्थ में ही पढ़नी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल गए और एग्जाम में लिख देंगे, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बेटा डिटेल स्टडी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है ना। तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनपुट्स का आउटपुट के अंदर। इनपुट और आउटपुट का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप कोई इनपुट लगाते हो और उससे आपको क्या मिलता है, कोई आउटपुट मिलता है। सो दैट इज बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में आप क्या समझ सकते हो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, ये सारे बिजनेस का पार्ट है। उसके अलावा आप कोई और भी सोच सकते हो, लाइक एजुकेशन एटसेट्रा, है ना। उसके अलावा इनपुट्स कौन कौन से होते हैं, जो हमने बात करी कि इनपुट डालते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है। एक तो हो गया लेबर, यानी कि मैनुअल लेबर, राइट। उसके अलावा मटीरियल्स हो गया, मशीन्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया। और इकोनॉमिस्ट क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 हमारे मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैरी ऑन होती है, ठीक है। लैंड भी हमें जरूरत चाहिए होती है, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, है ना, तभी तो बिजनेस होगा। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक एंटरप्रेन्योर के स्किल्स, राइट। ये सब मिला के जब एज अ कॉम्बिनेशन यूज होते हैं तो प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा आउटपुट में क्या क्या आता है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज आती है। टाइप्स ऑफ गुड्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स, ठीक है। प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स कौन से, जो फर्म्स प्रोवाइड करती हैं, पब्लिक गुड्स जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड होते हैं। इनके बारे में और भी डिटेल आएगी, अभी देखेंगे। मेरिट गुड्स कौन से हैं, जो असेंशियल गुड्स, जो हमारे लिए यूजफुल है, असेंशियल है। डीमेरिट गुड्स यानी कि जो सोसाइटी में कोई ना कोई नुकसान दे रहे हैं, जिससे आपको कोई ना कोई नुकसान है सोसाइटी को, लाइक सिगरेट्स एक्सेट्रा। उसके बाद है बेटा ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल नाम से पता लग रहा है जो लंबे समय तक चलता है ना। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स है या कोई भी ऐसी चीजें आप लेके आते हो जो आप लंबे समय तक यूज करते हो, कई सालों तक। और नॉन ड्यूरेबल कौन सा है कि खाया पिया खत्म, तो दैट इज नॉन ड्यूरेबल। तो ये हो गए टाइप ऑफ गुड्स, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, बिजनेस एक्टिविटी का पर्पस ही क्या है, किस लिए करी जाती है बिजनेस एक्टिविटी। अगर हम बिजनेस एक्टिविटी टर्म यूज कर रहे हैं तो वो होती ही किस लिए बेटा, टू क्रिएट द सरप्लस और प्रॉफिट। हम तभी उसको बोलते हैं कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो जब इससे क्या क्रिएट होता है, सरप्लस या प्रॉफिट। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, सोशल बेनिफिट, यानी कि सोशल वेलफेयर, ठीक है बच्चों। डिसीजंस कौन कौन से होते हैं बिजनेस में, प्रोडक्शन यूनिट, व्हाट, व्हेन एंड फॉर हुम एंड व्हाई टू प्रोड्यूस, ये हमारे डिसीजंस होते हैं जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे लिए जाते हैं, कि क्या करा जाए, कब करा जाए, किसके लिए और क्यों प्रोड्यूस करा जाए। ये सारे डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस के अंदर। फाइनेंस के हिसाब से बात करें तो व्हेन टू रेज फंड्स, कब हमें फंड्स रेज करने हैं, वेयर टू यूज देम, और मैच्योरिटी टर्म्स, यानी कि कब वो मैच्योर होंगे, कब हमारे लोन खत्म होंगे, कब हमें नए लोन्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी,
ठीक है, तो ये सारी चीजें फाइनेंस यूनिट के अंदर आती हैं, ये सब डिसीजन का पार्ट है बिजनेस का। उसके बाद है बेटा इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एनालाइजिंग द रैशनैलिटी एंड ऑप्टिमैलिटी ऑफ द चॉइसेस, कि कोई भी चॉइस हमारी कितनी रैशनल है या कितना ऑप्टिमल है। रैशनल मतलब कितना सही है और ऑप्टिमल मतलब कितना हमारे बिजनेस को बेनिफिट दे सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, इनपुट इनटू द आउटपुट टू क्रिएट द वैल्यू। क्यों होता है इनपुट आउटपुट? टू क्रिएट द वैल्यू एंड इकोनॉमिक्स हेल्प्स मेक द ऑप्टिमल डिसीजन, एंड और ताकि इकोनॉमिक्स एक अच्छे डिसीजंस ले सके। ठीक है बच्चों, तो बेसिक से चल रहे हैं। देखो कई बच्चों को लगेगा चैप्टर बोरिंग, मैं ये कहता हूं बोरिंग है तो क्या हुआ, स्कोरिंग तो है, हमें तो रैंक से मतलब है ना। हमें क्या मतलब है बोरिंग है या क्या है, हमें चाहिए बेटा रैंक। ठीक है, हमारा अल्टीमेट एम माइंड में क्या होना चाहिए, रैंक। तो हमें चीजें डेप्थ में पढ़नी है, हमें इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है हमें उससे मतलब नहीं है। आपको जो भी चैप्टर बोरिंग लग रहा है आप सोच लो ये बोरिंग नहीं है, ये स्कोरिंग है। बोरिंग का मतलब क्या है कि इसमें ज्यादा बड़े कंसेप्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या हुआ, इसको अच्छे से पढ़ लो, यही आपकी रैंक ले क्या पता चैप्टर, है ना। तो हर एक चैप्टर हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। आगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट, पहले हमने पढ़ा बिजनेस, फिर हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, और फिर हम इन दोनों को मिला देंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, देखो ये टर्म्स आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। इकोनॉमिक्स का ओरिजिन ही कहां से हुआ है, ओकिनोमिया वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है हाउस होल्ड्स। और 19th सेंचुरी तक पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बोली जाती थी टर्म। उसके अलावा एडम स्मिथ की बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। इसलिए ही एडम स्मिथ को फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स बोला जाता है, फादर ऑफ, राइट। तो इसके अंदर एडम स्मिथ की बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 की, जिन्होंने फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी थी। उसके बाद बेटा फंडामेंटल फैक्ट्स अगर देखें, क्या क्या, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, पढ़ते आ रहे शुरू से, ह्यूमन वांट्स हमेशा अनलिमिटेड है, और स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। देखो स्केर्सिटी है इसलिए इकोनॉमिक्स काम करती है, स्केर्सिटी होने की वजह से ही फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं, है ना, लोग भाग रहे हैं कंपटीशन में लगे हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्केर्सिटी है। तो स्केर्सिटी की वजह से ही क्या होता है, इकोनॉमी रन कर रही है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर रिलेटिवली स्केर्स। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्केर्सिटी। द स्कैरसिटी लीड्स टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस, और उसी स्कैरसिटी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक स्टडी हाउ स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स। मैंने बात करी ना कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्केर्सिटी। तो इकोनॉमिक में हम क्या पढ़ते हैं कि उन स्केर्स रिसोर्सेज को हम कैसे एलोकेट करें अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके अलावा इट फोकसेस ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि हम अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज कर सके, क्योंकि स्कैरसिटी है तो एफिशिएंट रिसोर्सेज कर सके ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इकोनॉमी में जा सके। ठीक है बच्चों। उसके बाद ब्रॉडर स्कोप ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, नॉट जस्ट एलोकेशन बट ऑल्सो ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, न्यू रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी। तो ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो सिर्फ एलोकेशन नहीं, ग्रोथ भी करनी है प्रोडक्टिव यूनिट्स की, राइट। जैसे कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इन सब का भी ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन भी हमारे इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, राइट। डील्स विद इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, जैसे कि रिसेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, पेंडेमिक्स, तो ये भी हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर ही कवर होता है। एग्जांपल में प्राइस चेंज, इनकम इनइक्वालिटी, बिजनेस प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं किसके, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। ठीक है मेरे बच्चों, चलो उसके बाद पर्पस ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स, हम पढ़ते ही क्यों, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने से क्या मिल रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स। डेवलप एनालिटिकल थिंकिंग, एक तो हमारी थिंकिंग डेवलप होती है, हम थोड़ा प्रैक्टिकल सोच पाते हैं चीजों को, राइट। उसके अलावा प्रोवाइड्स मॉडल्स एंड फ्रेमवर्क्स फॉर डिसीजन मेकिंग, कुछ मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स हमें प्रोवाइड होते हैं जिसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प होती है। हेल्प्स इन चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस, जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस है उसके अंदर से हम बेस्ट अगर ऑल्टरनेटिव चूज करना है, बिजनेस में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हमें इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है बेटा। रिकॉग्नाइजेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। क्या पता लगता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे इन्फ्लुएंस होती है, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर से। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चूजिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स एफिशिएंटली। तो इकोनॉमिक्स का अल्टीमेट कंसर्न क्या है कि ऑल्टरनेटिव यूजेस जो है हमारे पास उनके बीच में से सिलेक्ट करना, ताकि स्केर्स रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज करा जा सके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्लियर होगी बात। चलो अब मैंने कहा था, देखो पहले हमने पढ़ा बिजनेस फिर पढ़ा इकोनॉमिक्स, अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, कंबाइन कर देंगे दोनों को। तो डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस क्या है, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस। डिसीजन मेकिंग किस लिए जरूरी है, आप सर्वाइवल और सक्सेस तभी तो कर पाओगे बिजनेस में, डिसीजन से नहीं लोगे तो बिजनेस चलेगा कैसे, राइट।
इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अभी हमने बात करी, जितने भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस टू अचीव अ गोल एफिशिएंटली किसी भी गोल को अचीव करना। इट रिक्वायर्स इवेल्युएशन, रैशनल जजमेंट एंड चॉइसेस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। क्या मतलब पता लगा कि इवेल्युएट करना चीजों को, रैशनल जजमेंट करना मतलब जो सही हो डिसीजन, और चॉइस करना इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर चॉइसेस बनाना। ठीक है, वाई चॉइस इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है चॉइस करना, क्योंकि जो रिसोर्सेज जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट आर लिमिटेड एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास वो लिमिटेड है और उनके यूजेस ज्यादा है, तो हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा रिसोर्स और उसका कौन सा यूज सही तरीके से करा जाए जिसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, मस्ट चूज मोर एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव्स एंड रिजेक्ट दी लेस एफिशिएंट वंस। जो ज्यादा एफिशिएंट है उनको सिलेक्ट करना है, जो लेस एफिशिएंट है उनको छोड़ते जाना है। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ बिजनेस डिसीजंस, कितने तरह के डिसीजंस देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। स्ट्रेटेजिक यानी लॉन्ग टर्म जो कि फंडामेंटल होते हैं, फिर आता है टेक्टिकल जो कि मीडियम टर्म होते हैं इंप्लीमेंटेशन पर्पस के लिए, फिर आते हैं ऑपरेशनल जो डे टू डे होते हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पे डिसीजंस लेते हो उनको क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल डिसीजंस। ठीक है बच्चों, चलो एग्जांपल्स में देखिए अगर तो एंटरिंग और एग्जिटिंग अ बिजनेस, ये सब डिसीजंस है हमारे। लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, चूजिंग प्रोडक्शन टेक्निक्स, ये आपके नॉलेज के लिए है कि डिसीजंस बिजनेस में क्या क्या देखने को मिलता है हमें, है ना। सोर्सिंग द इनपुट्स, कि इनपुट्स कहां से लाने हैं, कैसे लगाने हैं। मेक और बाय डिसीजन, मतलब समझते हो कि कोई चीज को हम बनाएं या बाहर से परचेज कर लें, मतलब जैसे रॉ मटेरियल है किसी चीज का, वो आपके फिनिश प्रोडक्ट में यूज होना है, तो क्या हम उसको विद इन अपने बिजनेस के अंदर ही बना लें या बाहर से परचेज करें, तो हम कॉस्ट और सारी चीजों का कंपेरिजन करेंगे और डिसीजन ले लेंगे, राइट। प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन, हमारा प्राइस क्या रहेगा, आउटपुट क्या रहेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड सेगमेंटेशन, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को आगे मार्केट करेंगे। ये सारे टाइप ऑफ डिसीजंस है जो बिजनेस में देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर चैलेंजेस क्या क्या है डिसीजन में। कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हमारा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है, तो उसको सुलझाना एक तो ये चैलेंज है। और डायनामिक मतलब रेगुलर बेसिस पे चेंज भी हो रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इम्परफेक्ट नॉलेज एंड अनसर्टेनिटी, एवरीथिंग इज अनसर्टेन इज बिजनेस, है ना। आप एक कैलकुलेशन ही लगा सकते हो, सिर्फ एक एस्टिमेट ही लगा सकते हो कि अगर हम ऐसे करेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, बट दैट इज अनसर्टेन, है ना। हम अपनी कैलकुलेशंस पे रिस्क लेते हैं तभी तो वो बिजनेस कहलाता है, तो रिस्क के बेसिस पर ही बिजनेस चलता है, राइट। रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अब आ गया मेन चीज कि बिजनेस में इतने सारे डिसीजंस इन्वॉल्व है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का इसके अंदर क्या काम है। तो ऑल्सो कॉल्ड मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, और यहीं से आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या यूज है बिजनेस में। मैनेजीरियल यानी बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो हम इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस, जो इकोनॉमिक थ्योरीज है उसको बिजनेस प्रैक्टिस के साथ मर्ज कर देते हैं। प्रोवाइड टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, टूल्स एंड टेक्निक्स देता है किस चीज के लिए, रैशनल डिसीजन के लिए। अगर आपको रैशनल डिसीजन लेना है तो कोई ना कोई बेसिस तो फॉर्म करना पड़ेगा, वो बेसिस आपको कहां से मिलेगा, इकोनॉमिक्स से। अप्लाइज कंसेप्ट लाइक डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कंपटीशन टू रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स। ये सारी चीजें जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, डिमांड क्या होता है, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कंपटीशन क्या होता है, जो मार्केट फॉर्म्स पढ़ी थी आपने, उनको हम रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं। तो क्या पता लगा कि इकोनॉमिक्स वाली चीजों को हम अप्लाई करते हैं बिजनेस में, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स में, राइट। इट इज एसेंशियली अप्लाइड इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। हम थ्योरेटिकली तो पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उसको एक्चुअली अप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, उसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस, यानी कि और दूसरे कहां कहां से चीजें हम इन्वॉल्व करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो लिंक्ड विद माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड डिसीजन थ्योरी, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में कनेक्टेड होते हैं, जिनको हम इन्वॉल्व करते हैं। यूजफुल फॉर बोथ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब हमने बात करी ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें जरूरत है मैनेजमेंट की, हमें तो अगर सोशल वेलफेयर के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें भी तो हमें मैनेजमेंट की जरूरत है ना, तो वहां पर भी हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस
टू मेक बिजनेस डिसीजंस, यानी कि इकोनॉमिक एनालिसिस का यूज करना बिजनेस डिसीजंस के लिए। क्या बोला? इकोनॉमिक्स एनालिसिस जो हम पढ़ते हैं उनको यूज करना अपने बिजनेस डिसीजंस के लिए। उसके अलावा इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस इन द बेस्ट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस, जो हमारे पास स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की, उनको बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करा जाए। ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों। उसके अलावा जॉल डीन्स डेफिनेशन, जितने भी आपके ये इकोनॉमिस्ट के नाम वाले क्वेश्चन है, मैं पूरे सिलेबस में बात बोलता रहूंगा, याद रखना। जहां पे भी ये नाम वाली बातें आ जाएंगी ना, ये समझ लो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। और इनको आपको नाम को, क्योंकि नाम ही इसके अंदर कुछ कर तो सकते नहीं, ये आपको रटना ही है कि ये पर्सन है और इसने ये डेफिनेशन दी थी, ऐसे रटना है। समझ गए? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये डेफिनेशन किस पर्सन ने दी थी या इस पर्सन ने क्या बोला था, और 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। तो जितने भी इकोनॉमिक्स के नाम वाले क्वेश्चन हैं वो सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डिफाइंस इट इन टर्म्स ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेटिंग द बिजनेस पॉलिसीज। तो कहीं ना कहीं इसको ही अपने वर्ड्स में इसने डिफाइन करा था कि इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द इकोनॉमिक एनालिसिस टू फॉर्मुलेट द बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है। नेचर क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स का? इट इज कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। बात करी हमने कि एक तरह की अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। अप्लाइज सिलेक्टेड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कॉस्ट एनालिसिस। ये कुछ टर्म्स है बेटा, इनके बारे में ना डिटेल प्रैक्टिकल्स भी आएंगे आपके एज अ सीए। जब आप अभी आगे बढ़ेंगे, ये सारे आपने कुछ आपने नाम सुने भी होंगे अपने स्टैटिस्टिक्स वाले सब्जेक्ट्स में, राइट। लेकिन ये आपके और भी डिटेल में आएंगे कहीं ना कहीं, तो इनका भी हम यूज करते हैं अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में। ठीक है। चलो, कोर फोकस किस चीज का है? द हार्ट ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स लाइज इन माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेन जो कोर है, कहीं ना कहीं मैक्रो के कंसेप्ट यूज करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में, लेकिन जो कोर है हमारा वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है। स्टडीज बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड फर्म्स इन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। नॉन कॉम्पिटिटिव में वो आ गया मोनोपोली, है ना, जहां पर कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। तो दोनों के बिहेवियर, मतलब कंज्यूमर के भी और फर्म्स के भी, और दोनों तरह की मार्केट्स में, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस ऑन एलोकेटिंग द स्केर्स रिसोर्सेस। क्या करता है? एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को, ताकि वो अपने स्केर्स रिसोर्सेस को सही तरीके से एलोकेट करने के लिए डिसीजंस ले सके। ठीक है बेटा। तो हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स की सारी बातें बीच बीच में आ रही हैं, तो वो इकोनॉमिक्स की सारी चीजों को हम अप्लाई कर रहे हैं अपने बिजनेस में, इसलिए हम इसका नाम भी हम क्या बोल रहे हैं? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ठीक है, याद रखना इस बात को। उसके अलावा 2 ब्रांचेस हमें देखने को मिलती है इसमें। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इन्वॉल्व यूनिट्स लाइक कंज्यूमर एंड फर्म्स, अभी बात करी, एंड द रिसोर्स एलोकेशन डिसीजंस, ये भी देखा हमने। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? स्टडीज द इकोनॉमिक्स एज अ होल, एग्रीगेट लाइक नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, पढ़ा है ना मैक्रो में। तो कहीं ना कहीं इनका भी कुछ कंसेप्ट अपने बिजनेस में यूज करते हैं, और अफेक्ट तो करता ही है। अगर मैक्रो लेवल पे कुछ भी होगा तो बिजनेस में उसका इंपैक्ट तो आएगा ही ना। समझ गए? फोकस किस चीज का है? प्राइमरली बेस्ड ऑन माइक्रो, फर्म, डिसीजन, प्राइसिंग, कंज्यूमर, बात करी हमने। ऑल्सो इनकॉर्पोरेट मैक्रो, मैक्रो एनालिसिस को भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करा जाता है, बिकॉज फर्म ऑपरेट इन अ लार्जर इकोनॉमिक एनवायरमेंट, जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोर तो क्या है? वो है माइक्रो, लेकिन क्या मैक्रो का कोई इंपैक्ट नहीं है बिजनेस पे? तो इंपैक्ट तो है। मतलब अगर इनमें कोई भी चेंज आएगा, इन्फ्लेशन होगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे या गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होंगी, तो उसका इंपैक्ट आएगा ना बिजनेस पे। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस को भी इनकॉर्पोरेट करा जाता है। ठीक है बच्चों। चलो जी, नेचर में भी हमने जो बात करी एक बार देखते हैं बेटा, ध्यान से सारे देखेंगे। फीचर्स और उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है ध्यान से, क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। क्या एज अ साइंस हम मान सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को कि वो एज अ साइंस है? कैसे है साइंस? सिस्टमेटाइज नॉलेज यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, इंटीग्रेट इकोनॉमिक विद द मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, तो एज अ साइंस होने के ये रीजन है। बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, हेविली रिलाइज ऑन माइक्रो थ्योरीज फॉर डिसीजन मेकिंग एट द फर्म लेवल। फर्म लेवल पे जो डिसीजंस लेने हैं वो हम माइक्रो के बेसिस पर ही लेते हैं। फिर इनकॉर्पोरेट मैक्रो एनालिसिस, कंसिडर एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक प्राइस लेवल, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सारी चीजें कंसिडर होती है। आर्ट कह सकते हैं क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स को? कैसे? इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, इसलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को आर्ट भी बोलते हैं। ठीक है। फिर यूजेस थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, अप्लाइज मार्केट थ्योरीज एंड रिसोर्स एलोकेशन इन अ प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम। जो भी मार्केट से रिलेटेड थ्योरीज है या रिसोर्स एलोकेशन है, वो सारे के सारे हम अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों। प्रैग्मेटिक, अगर ये वर्ड आ जाता है प्रैग्मेटिक, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा,
मतलब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना। देखो, सॉल्व्स रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम अनलाइक द एब्स्ट्रैक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। जो थ्योरीज हम पढ़ते हैं उसका वैसे हम कहाँ यूज देखते हैं, बिजनेस में। तो यानी कि उनका रियल वर्ल्ड सिचुएशन में जब एप्लीकेशन हो जाता है, इसलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को बोलते हैं कि वो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच से चलता है। ठीक है, फिर आता है इंटरडिसिप्लिनरी भी होता है। कैसे? ड्रॉस फ्रॉम मैथमेटिक्स, ऑपरेशंस रिसर्च, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। हमने बात करी थी कि जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो नॉट ओनली इकोनॉमिक्स और दूसरे टूल्स अदर देन इकोनॉमिक्स में भी जाके वहां के भी कुछ चीजें हम अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस में, इसलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी भी बोला जाता है। और नॉर्मेटिव इन नेचर होता है। दो चीजें पढ़िए बेटा, क्या क्या नॉर्मेटिव, एक पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव होता है जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं, और नॉर्मेटिव होता है जब हम वैल्यू जजमेंट, यानी कि व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए। तो ये हम अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हमेशा कि क्या होना चाहिए, है ना, ये हमारा मेन कंसर्न होता है। प्रिस्क्रिप्टिव एंड वैल्यू बेस्ड सजेस्ट व्हाट शुड बी, हमेशा सजेशन क्या होता है कि क्या होना चाहिए, डन फॉर द ऑप्टिमल डिसीजंस, क्या होना चाहिए ऑप्टिमल डिसीजंस के लिए। फिर आता है कंबाइंस पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, यूज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्रिप्टिव व्हाट इज टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फॉर द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को स्टडी नहीं करते, वो भी करते हैं ताकि हमें पता तो लगे कि है क्या, तभी हम डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आई? चलो, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इंटरडिसिप्लिनरी नॉर्मेटिव साइंस दैट अप्लाइज माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इनसाइट्स टू रियल वर्ल्ड बिजनेस डिसीजन मेकिंग। जो पीछे सारा पढ़ा उसका एक क्रक्स लाइन मिल गई कि सारी चीजें अप्लाई होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, और इनकॉर्पोरेट करता है मैक्रो एनालिसिस को भी। ठीक है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? दो हमारी मेन कैटेगरीज हैं, इंटरनल या ऑपरेशनल इश्यूज, और दूसरा हो गया एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल इश्यूज। जो इंटरनल इश्यूज है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं, जो एक्सटर्नल इश्यूज है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों ही अगर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हम, तो दोनों के जो कंसेप्ट्स हैं उनको यूज करके हम दोनों तरह के इश्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइज टू इंटरनल इश्यूज, दीज आर द इश्यूज विद इन द फर्म्स कंट्रोल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जो फर्म के कंट्रोल में। कैसे? जैसे डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग है, तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या क्या डील करते हैं, व्हाट इट डील्स विद, कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड डिटर्मिनेशन, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड्स। तो डिमांड एनालिसिस के लिए हम ये सारी चीजों में डील करते हैं। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस करना है अगर, तो क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप देखेंगे, एक टेक्नोलॉजी चूज करेंगे, कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। तो इस बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस। फिर इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना है, उसके लिए मैनेज करेंगे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट। एग्जांपल एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या होता है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ये कुछ थ्योरीज बनी हुई है, तो इनको इनकॉर्पोरेट करके हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। ये सारे इन कंट्रोल वाली चीजें। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, अंडरस्टैंडिंग द कंपटीशन, प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। अगर दूसरी मार्केट्स में हम प्राइसिंग कंडीशंस को स्टडी करेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे और प्राइसिंग पॉलिसीज भी बना पाएंगे। ठीक है, चलो, फिर आता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सेज को एलोकेट करना, कहां कहां रिसोर्सेज एलोकेट करने। तो ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग टूल्स लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग एक टूल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल टूल है कि हम ये देखते हैं कि हमें कितने यूनिट्स लगाने चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ठीक है, डिटेल कंसेप्ट आएगा आपके पास हायर जब आप जाओगे बीसीए में, बट यहां पर अभी इतना बता रहा हूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टूल जिसके अंदर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि रिसोर्सेज कितने एलोकेट करने चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट अल्टीमेटली मैक्सिमाइज हो। ठीक है, चलो, थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कितनी कैपिटल लगानी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा? भैया इवेल्युएट करो प्रोजेक्ट्स को, क्या करो, इवेल्युएट कि देखो किसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगाने से कितना रिटर्न आ रहा है ना। एलोकेटिंग कैपिटल एफिशिएंटली, अपनी कैपिटल को सही तरीके से एलोकेट करो कि कितनी कैपिटल है तो उसको कहां कहां पे कितना कितना लगाना है, राइट। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट एनालिसिस की, मेजरिंग एंड मैनेजिंग प्रॉफिट्स अंडर अनसर्टेनिटी, कि बिजनेस इज ऑलवेज अनसर्टेन, तो उस अनसर्टेनिटी के अंदर मैनेज करो कि आपको, या मेजर करो कि कितना प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है बच्चों, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, मेकिंग डिसीजंस कंसिडरिंग रिस्क एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस। फ्यूचर प्रेडिक्शंस करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना रिस्क है और कितना अनसर्टेनिटी है। ये सारी चीजें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनमें से खास क्वेश्चन नहीं बनते जो हमने अभी डिस्कस किया, अभी जो लेटेस्ट डिस्कस किए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है बच्चों, चलो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो तो हमने पढ़ा, माइक्रो जो इंटरनल पे अप्लाई होता है। अब मैक्रो कैसे अप्लाई होता है? तो दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो फर्म के कंट्रोल के बाहर है, ये फर्म के कंट्रोल के अंदर नहीं है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, बिजनेस साइकिल क्या है, स्टेज कौन सी स्टेज पे, ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, सेविंग,
गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे इंडस्ट्रियल, फिस्कल, ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें मैक्रो लेवल पे हो रही है, ये आपके बिजनेस में आपके कंट्रोल में नहीं है ना। हाँ, इनका इंपैक्ट आपके बिजनेस पे आ सकता है, पर आप इनके अंदर कुछ कर नहीं सकते, राइट। फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल मार्केट रेगुलेशंस, सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, कोऑपरेटिव्स, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें हैं कि ये वो सब कंसेप्ट्स हैं जो आपके बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, राइट। फर्म मस्ट अडॉप्ट द पॉलिसीज टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स। फर्म को क्या करनी चाहिए, पॉलिसीज अडॉप्ट कर लेनी चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि इनका जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज करा जा सके, ठीक है। द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर्स internal operational issues like micro, like demand, cost, pricing, external और external issues में macro like economic policies and business cycles। ये क्रक्स लाइन है जो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है बच्चों। चलो मेन सबसे इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिफरेंस जो अभी तक हमने पढ़ा, उससे बेसिक एक तो समझ आ गया कि पहले हम इकोनॉमिक्स को एज अ थ्योरेटिकल बेसिस पे पढ़ते हैं और उसको प्रैक्टिकली जब हम अप्लाई करते हैं बिजनेस में तो वही तो होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये बेसिक तो क्लियर हो गया। अब डिफरेंस के पॉइंट्स देखते हैं बेटा, एक बार सारे देखते चलते हैं। सबसे पहले मीनिंग, इट इन्वॉल्व्स फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को फ्रेम करना और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। वहां पर तो हम सिर्फ फ्रेम कर रहे हैं, यहां पर हम उनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, तो वही सारी बातें आएंगी। देखो करेक्टर में ये माइक्रो और मैक्रो दोनों होता है, यहां पर माइक्रो ही होता है इन करेक्टर, क्योंकि हम इंडिविजुअल एक बिजनेस में अप्लाई करते हैं, राइट। मेन टास्क क्या है, द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज एंटिटीज, कि इंडिविजुअल और एंटिटीज की नीड्स फुलफिल करना। यहां पर क्या है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इन अ पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी, तभी तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। एक पर्टिकुलर बिजनेस में कैसे हमें क्या करना है, प्रॉपर डिसीजंस लेने, राइट। फिर आता है नेचर, पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव। यहां पर ये सिर्फ नॉर्मेटिव है, हाँ पॉजिटिव सिर्फ इसलिए है, हमने बात करी थी कि नॉर्मेटिव हम डिसीजन लेंगे तो ये तो पता हो कि पहले अभी है क्या, फॉर दैट पर्पज पॉजिटिव। अदरवाइज हमारा मेन कंसर्न होता है नॉर्मेटिव की क्या होना चाहिए, ठीक है। ये वाइडर स्कोप है, लेकिन यहां पर क्या है, सिर्फ कंपैरेटिवली नैरो स्कोप है, क्योंकि एक बिजनेस के बारे में बात होती है तो नैरो स्कोप है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन भी बना हुआ लास्ट वाले टॉपिक पे कि इट हैज अ बिजनेस इकोनॉमिक्स एज इट्स अप्लाइड ब्रांच। इकोनॉमिक्स के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स उसकी एक अप्लाइड ब्रांच है, और ये देखो इट इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स की अप्लाइड ब्रांच है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स की एक अप्लाइड ब्रांच है बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लियर हुई बात। तो इकोनॉमिक्स एक बेसिकली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और उसको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं बिजनेस में तो दैट बिकम्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है बच्चों, समझ आया। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का यूनिट 1। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, मुझे भी बहुत मजा आया बच्चों। सारे कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस करें, अगर लगता है भूल गए तो वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से लेके जाओ, एक एक टॉपिक को देखो, पॉज करो, पढ़ो, समझो, याद करो, ठीक है बच्चों। और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आपको पढ़ने में मजा आया या नहीं आया, ये जरूर बताना बच्चों। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।